वेलकम एवरीवन। आज हम टाटा मोटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें कंपनी का ओवरव्यू होगा, कंपनी का प्रेजेंस होगा, कहाँ कहाँ ये कंपनी काम करती है और कहाँ एक्सपोर्ट करती है, इसके प्रोडक्ट्स, इसके सर्विसेज और की हाइलाइट्स के बारे में देखेंगे। कुछ कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट रेशियोज भी देखेंगे और इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे। वीडियो में बने रहें, देखते हैं आगे क्या क्या है। टाटा मोटर्स दुनिया की बहुत बड़ी लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है और इंडिया की लार्जेस्ट ओईएम और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। यहाँ पे इसके दो मेजर जॉइंट वेंचर्स हैं। एक तो जैगुआर लैंड रोवर जो कि यूके की है और दूसरी टाटा डेवो जो कि साउथ कोरिया की है। जैगुआर लैंड रोवर का विजन है कि वो दुनिया की सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल और लग्जरी व्हीकल में एक कंपनी, मेजर कंपनी होना चाहती है। टाटा डेवू साउथ कोरिया की सेकंड लार्जेस्ट ट्रक मेकर है जो कि 60 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, अलॉन्ग विद टाटा टेक्नोलॉजीज जो कि एक लीडिंग इंजीनियरिंग और सर्विसेज आउटसोर्सिंग कंपनी है। टाटा मोटर्स लगभग 7.5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करती है और किसी न किसी तरीके से इनके 650 मिलियन कंज्यूमर्स हैं। बहुत सारे तरीके से सर्विसिंग करती हैं गाड़ियाँ की, उससे रिलेटेड या डायरेक्टली कस्टमर्स या एम्प्लॉयज़, उस सेंस में इनके इतने सारे लोगों को ये टच करती है। टाटा मोटर्स का 125 प्लस कंट्रीज में ऑपरेशन है। या तो वो एक्सपोर्ट करती है, बनाती है, नहीं तो सर्विसेज देती है। 14.60 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लगभग 8,800 से ज़्यादा कस्टमर टच पॉइंट हैं। कस्टमर टच पॉइंट्स बेसिकली जहाँ से कस्टमर इनसे बात कर सकते हैं या किसी भी तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। रेवेन्यू मिक्स इनका अगर हम देखें FY 2021 में, तो यहाँ पे आप देखोगे 78% जो कि बहुत ही बड़ा चंक है वो कि जैगुआर लैंड रोवर से आया है। बाकी का थोड़ा थोड़ा सा परसेंटेज, 13.3% कमर्शियल व्हीकल से आया है, 6.8% पैसेंजर व्हीकल से आया है और इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है TMFL जो कि है टाटा मोटर्स फाइनेंशियल लिमिटेड, उससे थोड़ा सा परसेंटेज आया है 1.8। चलिए अब कंपनी का थोड़ा सा प्रेजेंस देखते हैं, कहाँ कहाँ ये कंपनी कैसे कैसे सरवाइव कर रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया से। यहाँ पे इनके 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और लगभग FY 21 में 4,65,000 व्हीकल्स इन्होंने बेचे हैं। यहाँ पे ये डिक्रीज़ हुआ है नंबर्स क्योंकि पेंडेमिक की वजह से। 2 R&D सेंटर्स हैं और यहाँ से रेवेन्यू इनका 50,000 करोड़ से ऊपर का है। सेकंड देखते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ एक इनका R&D सेंटर है, इनके मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। लगभग 93,000 व्हीकल्स इन्होंने बेचे हैं और 46 ऑलमोस्ट 47,000 करोड़ का रेवेन्यू है। थर्ड इनका यूरोप का है। मोस्टली यूरोप में जैगुआर लैंड रोवर का ही राज है, यूरोप और यूके दोनों जगह पे। तो वहाँ पे इनका मेजर रेवेन्यू वहीं से आता है। तो 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इनकी यूरोप में, 76,000 से ऊपर व्हीकल बेचे हैं, एक R&D फैसिलिटी है, 34,000 करोड़ का रेवेन्यू है। यूके में भी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, ये पूरे के पूरे जैगुआर लैंड रोवर के हैं। 81,500 व्हीकल्स बेचे हैं, 3 R&D फैसिलिटीज़ हैं और 37,244 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। चाइना में इनकी एक जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 44,687 करोड़ का रेवेन्यू है और बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे भी इन्होंने बेची हैं, 1 लाख से ऊपर। कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो कंपनी बहुत ही डाइवर्सिफाइड है और बहुत सारे सेगमेंट्स में व्हीकल्स बनाती है। मेजरली इनका अगर देखें तो कमर्शियल व्हीकल्स हैं। कमर्शियल व्हीकल्स में ये मीडियम हैवी वेट कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं, ट्रक्स आते हैं बड़े बड़े, डिफेंस के इक्विपमेंट्स भी आते हैं, पिकअप ट्रक्स आते हैं, पैसेंजर व्हीकल में विंगर आती है, एम्बुलेंसेस आते हैं और ईवी बसेस आती हैं। इनका कार वाला सेगमेंट, इसमें मेजरली नेक्सन ईवी, हैरियर और नेक्सॉन, ये तीनों बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अभी सबसे ज़्यादा मार्केट सेल इन्हीं इन्हीं की है टाटा में। और भी अगर देखें
तो फिर इनके जैगवर लैंड रोवर में भी एक बहुत बड़ी वैरायटी है, जिसमें एक जैगवर का है, एक रेंज रोवर का है और एक डिस्कवरी का है। तो इसमें आप देखें तो ये सभी की सभी लग्जरी कार्स हैं और मोस्टली यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसकी सेल होती है। कंपनी के अगर की हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो इन्होंने अभी एक क्लिक टू ड्राइव इवेंट लॉन्च किया है। ये एक ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म है और ये पेंडेमिक में ही लॉन्च हुआ है। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर को डायरेक्टली ऑफिस या फिर इनके सेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन ही ट्रायल, टेस्ट राइड और कार वगैरह बुक कर सकते हैं। अभी एक और भी चीज़ इंट्रोड्यूस की है, फ्लीट एज, जिसमें ये कंप्लीट अपना जितनी भी गाड़ियां हैं, जितना भी इनका इन्वेंट्री है, उसको मैनेज कर सकते हैं। रिसेंटली इनको 6,413 व्हीकल्स का ऑर्डर मिला है आंध्र प्रदेश से। तो ये मोस्टली ईवी बसेस और इन सब का ऑर्डर है। इनका टारगेट है कि लैंड रोवर और जैगुआर को 2025 तक कंप्लीटली इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाए। एक रीसेंट टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है जिसमें मोशन सिकनेस जो होता है, कई लोगों को वॉमिटिंग वगैरह होती है कार में बैठे बैठे, तो उसको एलिमिनेट करने की टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है कि कंपनी गाड़ी इतनी स्टेबल और इतनी अच्छे से चलेगी कि आपको वो मोशन सिकनेस फील नहीं होगा। एल्यूमिनियम एक बहुत ही एनवायरनमेंट पॉल्यूटिंग प्रोडक्ट है, जिसका इन्होंने कार्बन एमिशन कम करा है। एक सर्कुलर करके कंपनी है जो कि ब्लॉकचेन पे काम करती है, उस पे भी इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। और टाटा की मोस्टली कार्स आज की डेट में NCAP 5 स्टार रेटेड हैं, जिनमें से कुछ एक लग्जरी भी हैं और बेसिक जैसे नेक्सॉन वगैरह भी आती हैं। ऑपरेशंस के बारे में अगर देखें तो इनका जो डोमेस्टिक बिजनेस है, ये वॉल्यूम के हिसाब से 2% लास्ट ईयर से बढ़ा है, रेवेन्यूज़ के हिसाब से 7% बढ़ा है और ईबिट भी लगभग 370 पॉइंट से बढ़ा है। कैश फ्लो भी इनका करेंटली 2730 करोड़ है। पीवी बिजनेस इनका सबसे ज़्यादा ग्रोइंग बिजनेस रहा है 2021 में, जिसकी हाईएस्ट एवर एनुअल सेल्स रही है पिछले 8 सालों में। और इनका जो मार्केट शेयर है पीवी में, जो कि पैसेंजर व्हीकल होता है, वो इंक्रीज होके अभी 8.2% हो गया है। ईवी में इनका मार्केट लीडरशिप है। कोई भी और कंपनी इतनी ईवी सेल्स नहीं करती जितना टाटा करती है। उसमें भी जो मेजर है वो है 71% का इनका टोटल शेयर है। और जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली है वो है नेक्सॉन ईवी। इसके 4000 गाड़ियाँ बिकी हैं सिंस इट्स लॉन्च इन लास्ट ईयर। जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है इनका, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था इनको इनिशियल पैंडमिक के स्टार्टिंग में, क्योंकि बिजनेसेस वगैरह सब बंद हो गए थे, तो कोई भी कमर्शियल व्हीकल नहीं ले रहा था। लेकिन धीमे धीमे थर्ड क्वार्टर के बाद इन्होंने सीक्वेंशियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखी और अभी डिमांड बढ़ रही है। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है, इसलिए पीवी का जो बिजनेस है इनका, उसमें अभी और कुछ क्वार्टर्स तक स्लो डाउन देखा जा सकता है। सेमीकंडक्टर के लिए टाटा ऑलरेडी अपना खुद का भी एक प्लांट अभी पीएलआई स्कीम के तहत इंस्टॉल करने वाली है, और भी बाकी की कोरियन कंपनीज से कोलैबोरेशन कर रही है कंपनी। तो कुछ टाइम में आने 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 वाले कुछ टाइम में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज नहीं होगी, लेकिन करेंटली ये बहुत बड़ा कंसर्न है, ना सिर्फ टाटा मोटर्स के लिए बट जैगुआर लैंड रोवर के लिए भी। इनका टारगेट है कि जैगुआर लैंड रोवर को 60% ऑफ द जैगुआर लैंड रोवर 2030 तक प्योर ईवी में कन्वर्ट कर दिया जाए और जैगुआर को 2025 तक। इंडिया में ईवी का लास्ट ईयर से सेल्स डबल हो गया है ओवरऑल इन रिस्पेक्टिव ऑफ टाटा मोटर्स। कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट एंटिटीज से डिस्कस कर रही है चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए। अल्टरनेट फ्यूल सॉल्यूशंस पे भी कंपनी बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रही है। जैसा कि नितिन गडकरी जी बहुत बार बोलते रहते हैं कि इथेनॉल ब्लेंड यूज़ करो, बायोडीजल यूज़ करो, एलएनजी, सीएनजी, ये सब यूज़ करो। सिर्फ एक पेट्रोल और फॉसिल फ्यूल्स के भरोसे मत बैठो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो। तो कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है इस चीज़ पे। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक बार नज़र डालें तो स्टार्ट करते हैं सेल्स फिगर से। तो होलसेल जो इनके सेल्स फिगर्स हैं एक्सक्लूडिंग CJLR, तो CJLR बेसिकली एक इनकी जॉइंट वेंचर है चाइना में, जो कि JLR की जॉइंट वेंचर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 12.9% का डिक्रीज हुआ है 2021 में।
लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ये कंटिन्यूसली 2 सालों से डिक्रीज़ हो रहा है। ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सेल्स अगर कम होंगे तो रेवेन्यू कम होगा और इवेंचुअली प्रॉफिट भी कम होगा। बट अगर हम इनकी पीवी सेल्स के बारे में बात करें तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जहाँ पे इनका 61.4% से इंक्रीज़ हुआ है। कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में बात करें तो क्योंकि पैंडमिक के स्टार्टिंग में कोई कमर्शियल व्हीकल्स की सेल नहीं हो रही थी ऑलमोस्ट, इसलिए बहुत बड़ा 23% का ड्रास्टिक डिक्रीज़ है यहाँ पे। सेल्स वॉल्यूम अगर हम होलसेल की बात करें, जो कि रिस्पेक्टिव टू जैगुआर लैंड रोवर है, तो वो भी 27% से ड्रॉप हुई है। ये मेजरली यूरोप और अमेरिका और यूके स्पेसिफिक है, क्योंकि जेएलआर की सबसे ज़्यादा सेल वहीं होती है और वहाँ से ही इनको सबसे ज़्यादा पैट मिलता है। तो ये 27% से ड्रॉप हुआ है। रेवेन्यूज़ की बात करें तो टोटल 4.3% का ड्रॉप है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ईबिटडा 370 बीपीएस से बड़ा है कंसोलिडेटेड वे में। फ्री कैश फ्लो भी इनका हमेशा से नेगेटिव रहा है। इनकी पूरी हिस्ट्री में कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव रहा है, लेकिन पहली बार ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। इनका पॉजिटिव में गया है 5317 करोड़ का। डेट इस कंपनी का बहुत नेगेटिव पॉइंट है, बहुत ही मेजर चंक डेट है इनका। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिक्रीज ज़रूर हुआ है, लगभग 8-10% का डिक्रीज ज़रूर हुआ है, बट स्टिल 440,876 करोड़ का डेट है इनके ऊपर। कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में बहुत लॉस था, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंट ग्रो हुआ है। और जो FY21 है, इन्होंने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 31.6% का इंक्रीज किया है। डोमेस्टिक सेल्स कम थी बट एक्सपोर्ट अच्छा था। इंटरेस्ट इनकम की बात एक्सपेंस की बात करें, इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करें अगर, तो वो 11.8% से बढ़ा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और ये टोटल 3.2% है करेंटली इनके टोटल रेवेन्यू से। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि कंपनी को वर्कआउट करना चाहिए, वरना ये इनकी पूरी की पूरी जो पैट है वो इसमें घुस जाता है और एक्चुअल प्रॉफिट कुछ नहीं मिलता। इम्पॉर्टेंट रेशियोज़ की अगर बात करें तो पहला है डेट टू इक्विटी। यहाँ पे आप देखोगे डेट टू इक्विटी कम हर साल इंक्रीज होता ही जा रहा है। पहले पूरा 18 से लेके अगर आप 21 तक देखें तो डेट इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक नेगेटिव साइन है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2020 में पेंडेमिक के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा गिर गया था, उससे पहले ओके था। यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर 1 से ऊपर है तो इट्स ओके, इट्स एक्सेप्टेबल। ग्रोथ रेशियोज़ के बारे में बात करें तो इनका सेल्स ग्रो बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो रहा है, अगेन बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर एंड कोविड। पहले इनका फिर भी ठीक था, ग्रो हो रहा था एटलीस्ट एक ठीक ठाक नंबर पे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2017 और 18 में ये नेगेटिव था, फिर धीमे धीमे रिकवर हो रहा है। वैल्यूएशन रेशियोज़ के बारे में बात करें तो 2017 और 18 में ये पॉजिटिव था, 19 के बाद ये नेगेटिव होता जा रहा है, क्योंकि इनकी नेट प्रॉफिट नेगेटिव में जा रही है, लॉस हो रहा है कंपनी को। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ईवी बाय एबिटडा देखें तो ये भी एक ठीक ठाक रेशियो में अभी चल रहा है। प्राइस टू सेल्स के बारे में अगर देखें तो वो भी फ़िलहाल तो ग्रो हुआ है। प्राइस टू सेल्स वैसे अगर ज़्यादा है तो ये अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि आपका शेयर प्राइस ज़्यादा है लेकिन सेल्स आपकी कम हो रही है। कंपनी का अगर रेवेन्यू मिक्स देखें तो यहाँ पे इनके जो सेगमेंट्स हैं, फर्स्ट इज कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, जेएलआर और फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग इज टाटा मोटर्स फाइनेंस। तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो कमर्शियल व्हीकल से जो सेल्स रेवेन्यू है वो है 33,104 करोड़। पैसेंजर व्हीकल से सिर्फ 16,606 करोड़ का रेवेन्यू है। जेएलआर जो कि सबसे ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूटिंग है रेवेन्यूज़ में डिस्पाइट लेस सेल्स, वो 1,93,000 के आसपास है। फिनेंसिंग एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे ये लोन प्रोवाइड करते हैं कार खरीदने के लिए, उसका पार्ट 4,490 करोड़ है। सेम वे आप कंपेयर कर सकते हैं 19 और 20 से। कंट्री वाइज अगर रेवेन्यू हम देखें तो इनका इंडिया से एक बहुत ही, आप देखोगे ये काफ़ी इक्वल नंबर्स पे इनका डिवीज़न हुआ है।
इंडिया से 20% का रेवेन्यू है, यूएस से 19, यूके से 15, यूरोपियन ईयू से 14% है, चाइना से 18% है और बाकी की कंट्रीज से 14% है। आप 19 और 20 का कंपैरिजन यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंडिया में बढ़ गया है, यूएस में कम हुआ है। अगेन दीज आर अगेन एवरीथिंग रिलेटेड टू कोविड। यहाँ पे अगर आप सेगमेंट वाइज देखेंगे रेवेन्यूज इनके, तो कमर्शियल व्हीकल का, टाटा कमर्शियल व्हीकल का यहाँ पे रेवेन्यू कम हुआ है, पैसेंजर व्हीकल का बढ़ गया है काफ़ी हद तक। लैंड रोवर, जैगुआर लैंड रोवर जो कि इनका मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। व्हीकल फाइनेंसिंग थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन अगर आप देखोगे मेन जो इनका प्रॉफिट है, अगेन बाकी सबसे तो ये लॉस ही निकाल रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट इनको जेएलआर और फाइनेंसिंग से ही होता है। पी&एल स्टेटमेंट को थोड़ा सा और देखते हैं, स्टैंड अलोन बेसिस पे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे इनका रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है 2020 के कंपैरिजन में। टोटल एक्सपेंडिचर थोड़ा सा बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी हद तक बढ़ा है, लेकिन अगर आप फाइनेंसिंग कॉस्ट देखोगे, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है दोनों बेसिस में, कंसोलिडेटेड में भी और स्टैंड अलोन में भी। तो फाइनेंसिंग कॉस्ट इज इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन। फिर इनका डिप्रिसिएशन भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। बैलेंस शीट अगर हम इनकी देखें, तो जो फर्स्ट पॉइंट है, इनके जो टेंजिबल एसेट्स हैं वो थोड़े से डिक्रीज हुए हैं इस साल में। अगर आप जेएलआर के कंपैरिजन में देखें, तो जेएलआर के इतने 9,233 करोड़ के प्रॉपर्टी और प्लांट्स हैं, और बाकी के जो इनके अदर टाटा मोटर्स रिस्पेक्टिव में प्लांट्स हैं वो 1,58,868 करोड़ के हैं। यहाँ पे अगर आप इन्वेंट्री देखोगे, तो इन्वेंट्री थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, मतलब ये नया ज़्यादा कुछ बना नहीं रहे हैं, लेकिन जो पुराना है वो सब बेचते जा रहे हैं। फिर जो आप अगर इनकी लाइबिलिटीज़ में सबसे ज़्यादा देखेंगे, तो लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं क्योंकि ये लोन बढ़ाते ही जा रहे हैं अपना। अदर लाइबिलिटीज़ भी देखेंगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर इनकी देखें, तो जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है और पहली बार इनका इंक्रीज हुआ है, जैसा मैंने आपको एक पहले की स्लाइड में दिखाया था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से अगर आप कैश फ्लो देखें, तो ये इन्होंने इस साल कम इन्वेस्ट किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बट अगर नेगेटिव है मतलब यहाँ से जो आउट गया है, निकला है जो पैसा, वो कम है इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑन द प्रॉपर्टी एंड प्लांट। फाइनेंसिंग की बात करें तो ये बड़ा है, तो यहाँ पे फिर से इन्होंने लोन और ले लिए हैं इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। कंपनी के अगर डेट के बारे में बात करें, तो इनके 3 टाइप के डेट हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो अगर आप लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखो, तो ये शॉर्ट टर्म डेट भी इंक्रीज़ हुआ है, लॉन्ग टर्म का जो करंट पोर्शन है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, और लॉन्ग टर्म डेट तो इंक्रीज़ हुआ ही है। जैसे पहले भी बताया है, इनके लोन्स बढ़ते ही जा रहे हैं। कैश अगर आप देखोगे, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बढ़ा है क्योंकि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी बढ़ा था। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इनके ऑलमोस्ट सेम ही हैं, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी इनके इंक्रीज हुए हैं। रेटिंग्स की अगर बात करें, तो केयर ने इनको AA- स्टेबल आउटलुक दिया है, आइक्रा ने इनको AA- स्टेबल दिया है, क्रिसिल ने उनको AA- स्टेबल दिया है, S&P ने B नेगेटिव दिया है, मूडीज़ ने B1 नेगेटिव दिया है, और शॉर्ट टर्म में इन तीनों रेटिंग एजेंसीज ने A1 प्लस रेट किया है, जो कि एक अच्छी रेटिंग है ऑलमोस्ट। कंपनी की अगर वैल्यू चेन की बात करें, तो टाटा मोटर्स एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, जो कि ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट में काम करती है कोई ना कोई इनकी कंपनी। तो पॉजिटिव पॉइंट टाटा मोटर्स के लिए ये है कि इनका जितना भी इनपुट रॉ मटेरियल है, हर चीज़, सर्विसेज, सब कुछ ये इन हाउस ले सकते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए इनको स्टील चाहिए, तो वो टाटा स्टील से आ जाता है। टेक्नोलॉजी और सर्विसेज चाहिए तो टाटा TCS दे देता है, टाटा एलेक्सी दे देता है, और भी बहुत सारी जगह से ये अपने सोर्स कर लेते हैं टेक्नोलॉजी। टाटा खुद की बैटरीज भी आजकल प्रोड्यूस करने लग गया है, तो बैटरीज भी EVs और सब के लिए वो खुद बना लेता है। टाटा ऑलरेडी
इंडिया का लार्जेस्ट OEM मैन्युफैक्चरर है, तो कोई भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स जो गाड़ियों में लगता है ये सब कुछ खुद ही बनाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनके बहुत सारे 89 पेटेंट्स फाइल्ड हैं, 11 डिज़ाइन एप्लीकेशन फाइल्ड हैं। इनका पूरा जो वैल्यू चेन है, राइट फ्रॉम डिज़ाइनिंग टिल एग्जीक्यूशन, सब कुछ ये इन हाउस ही करते हैं। कंपनी के अगर मार्केट शेयर की बात करें तो हर सेगमेंट में कंपनी का मार्केट शेयर इस साल बहुत बड़ा है। पीवी सेक्टर में देखें तो 8.2% हो गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑफ 4.8%। सीवीज में देखें तो 42.4% का इनका मार्केट शेयर है और लास्ट ईयर ये 43 था, तो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं। बट अगर आप ओवरऑल सेक्टरल डिवीजन देखेंगे मार्केट शेयर में तो टाटा मोटर्स एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे स्टैंड करती है। कंपनी के अगर फ्यूचर विजन के बारे में बात करें तो इनका कमर्शियल व्हीकल से विजन है कि वो डबल डिजिट का EBITDA ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 3 to 4% का एक्सपेक्ट करते हैं और बहुत अच्छा फ्री कैश फ्लो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनका जो टच पॉइंट है अभी डीलरशिप से वो 2892 हो चुका है और जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स है उस पर भी ये लोग बहुत ज़्यादा कमर्शियल व्हीकल पे फोकस कर रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल का अगर हम देखें इनका तो इनका 8 सालों में हाईएस्ट सेल्स इस साल इनको मिला है। EBITDA भी 1160 पॉइंट से बढ़ा है और जो इनका एब्सोल्यूट हाईएस्ट एवर रहा है EBITDA 10 सालों में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक सिंगल डिजिट की ग्रोथ इनको अगले 3 सालों में EBITDA में देखने को मिलेगी और लॉन्ग टर्म कैपेक्स में ये 5 to 6% ऑफ द रेवेन्यू इन्वेस्ट करना चाहते हैं और फ्री कैश फ्लो ये 2023 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये ब्रेक इवन फ्री कैश फ्लो ऐसा कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, एटलीस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट पे रहें। और उसके बाद 2023 के बाद ये चाहते हैं कि कंपनी पॉजिटिव में जाए पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी कंपनी का बहुत ज़्यादा फोकस्ड सेगमेंट है। इनकी लीडरशिप भी है, इसमें 71.4% का मार्केट शेयर है। जो नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 218% से सेल हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जो नंबर ऑफ सेल्स है नेक्सॉन ईवी की वो 4000 है सिंस स्टार्टिंग ऑफ द लॉन्च। 100 प्लस इनके कैप्टिव चार्जिंग स्टेशंस हैं, 50 प्लस सिटीज़ में इनके चार्जिंग और सेल नोटिफाइड हैं और बहुत ज़्यादा इनके बाकी के चार्जर्स भी हैं, होम चार्जर्स वगैरह भी इनके बहुत ज़्यादा हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अगर हम एनालिसिस करें तो इसमें 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी प्रेवलेंट हैं। पहला तो कमोडिटी प्राइसेस, तो स्टील के प्राइसेस लगभग डबल हो चुके हैं लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो। डिस्पाइट इनका खुद का इन हाउस टाटा स्टील से ये लोग इंपोर्ट कर लेते हैं पूरा का पूरा स्टील अपने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन टाटा स्टील से भी इनको महंगे दामों पे अभी लेना पड़ रहा है क्योंकि उनका भी रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। सेकंड, जो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम चल रही है सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस की, ये बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट किया है पूरे के पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। तो टाटा मोटर्स इज नो एक्सेप्शन, इनको भी इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। स्पेशली इनका जो मेन बिजनेस पार्टनर है जो कि जैगुआर लैंड रोवर है, उसके सेल्स में सबसे ज़्यादा गंदा फर्क पड़ा है और जैगुआर लैंड रोवर ही इनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता है। पॉजिटिव ये है कि गवर्नमेंट ने 100% FDI अलाउ किया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और आज की डेट में ऑलमोस्ट हर एक स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है 4 व्हीकल EV बाय करने में। इसके बाद जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आया था उससे भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स लोग और भी खरीदेंगे, पुरानी बेचेंगे, कबाड़े में डालेंगे और नई खरीदेंगे। अगर इनके हम वॉल्यूम्स के बारे में बात करें कि कौन सी सेगमेंट में इनका कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स बिकते हैं, तो सबसे बड़ा अगर फिगर बोला जाए तो वो इनका यूटिलिटी व्हीकल से आता है। तो यूटिलिटी व्हीकल ये बेसिकली डिफेंस इक्विपमेंट्स में आते हैं, पिकअप ट्रक्स वगैरह ये सब चीज़ों में, और जो बड़े बड़े ट्रक वगैरह होते हैं वो सब यूटिलिटी व्हीकल्स में आते हैं। पैसेंजर व्हीकल से इनका 24.3% का शेयर है
और जो पिकअप ट्रक्स वगैरह से है, टेम्पो ट्रैवलर ये सब जो आते हैं, उनसे 17.4 का शेयर है। आप कंपैरिजन में यहाँ पे देख सकते हैं कि यूवी का, यूटिलिटी व्हीकल का शेयर इस साल इनका बढ़ गया है। पैसेंजर व्हीकल इनका जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहा था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। कमर्शियल व्हीकल का अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल तो बेसिकली इसमें आती हैं सिर्फ बसेस, क्योंकि इंडस्ट्री बंद थी, ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं रही थी लोगों की, इसलिए यहाँ पे डिक्रीज़ आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैगुआर अकेले का 46.5% ड्रॉप हुआ है होलसेल वॉल्यूम्स में। लैंड रोवर का भी अगर आप देखोगे तो लगभग 20% का ड्रॉप है। जैगुआर लैंड रोवर का अगर आप देखोगे तो 27% का ड्रॉप है। नाउ अगेन ये जैगुआर अलग से एक एंटिटी है, लैंड रोवर की एक अलग सेगमेंट है और जैगुआर लैंड रोवर का एक अलग सेगमेंट है। CJLR जो कि चाइना की इनकी जॉइंट वेंचर है, उसमें एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला था, क्योंकि चाइना में ऐसा आप सब जानते हैं कि कोविड उतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया नहीं है। चलिए समरी में कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोज में आते हैं, तो इनके लिए जो वर्क कर रहा है वो है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है गवर्नमेंट की तरफ से। जितनी ज़्यादा लोग पुरानी व्हीकल, 15 साल से पुरानी व्हीकल को स्क्रैप करेंगे और नई खरीदेंगे तो उतनी ज़्यादा सेल्स बढ़ेगी। सेकंड इनका जो प्रो है वो है सब्सिडी जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ईवीज़ पे, और ईवीज़ में टाटा मोटर्स का लीडिंग मार्केट शेयर भी है। थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें जो कि प्रो है, वो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई है लास्ट 3-4 सालों में। ईवीज़ आ गई हैं, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है, पूरा ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो रहे हैं लोग अब टेक्नोलॉजीज़ में। तो ये भी एक बहुत प्लस साइन है कंपनी के लिए। चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो इनका जो भी प्रोक्योरमेंट है, पूरा रॉ मटेरियल्स का, सर्विसेज का, वो सब कुछ इन हाउस आता है टाटा के लिए। पांचवा पॉइंट अगर हम देखें तो ईवी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमको देखने मिल रहा है। लोग पुराने फ्यूल सोर्सेज से मूव होकर ईवीज में और भी नए टाइप की बैटरीज में अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाइड्रोजन बैटरीज पे आने वाले हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पे आने वाले हैं, और भी जो ब्लेंडिंग इथेनॉल वगैरह जो है उन सब फ्यूल पे आने वाले हैं। तो ये भी कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। एनकैप रेटिंग्स अगर हम देखें तो कंपनी आज की डेट में, पहले टाटा मोटर्स बहुत बदनाम थी कि अच्छी क्वालिटी का लग्जीरियस कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन अगर आप लास्ट 2-3 सालों में, 4 सालों में देखोगे तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा शिफ्ट किया है इस चीज़ में। आज की डेट में टाटा बहुत अच्छी गाड़ियाँ बना के देती है। एनकैप रेटिंग्स लगभग हर गाड़ी की आज की डेट में इनकी 5 है, जो कि हाईएस्ट होती है, और बहुत अच्छा सर्विसिंग भी प्रोवाइड करते हैं, और इनका नेटवर्क भी बढ़ता ही जा रहा है। हर एक सिटी में एक बहुत ही पॉजिटिव इनका इंक्रीज हो रहा है विद द एक्सपीरियंस। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जो है आजकल, बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक, लोग ग्रुप में ट्रैवल करना अवॉइड कर रहे हैं, बसेस में क्राउडेड में ट्रैवल करना अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए सब अपनी पर्सनल मोबिलिटी पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो पैसेंजर व्हीकल जो कि इनका सबसे ज़्यादा ग्रोइंग है अभी, वो इनको बहुत बड़ा एक पॉजिटिव लीप दे सकता है। बात करते हैं कॉन्स की, तो सबसे बड़ा जो कॉन है वो है इनका डेट और फाइनेंसिंग कॉस्ट। कंपनी लोन लेती ही जा रही है, एक्सपांड करने के लिए ही सही, लेकिन लोन बढ़ता जा रहा है। उस रेशियो में पैट नहीं बढ़ रहा है, फ्री कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा है। तो ये एक छोटा सा नहीं, बड़ा सा कुछ सालों के लिए ज़रूर ब्लॉकेज है कंपनी की ग्रोथ के लिए। सेकंड, कोविड और लॉकडाउन्स जो आते जा रहे हैं, नए वेव्स आते जा रहे हैं, ये इनकी सेल्स पे बहुत एडवर्सली इफ़ेक्ट करेगा। और लॉकडाउन्स होंगे, लोग गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, लोगों की मूवमेंट नहीं होगी, गवर्नमेंट गाड़ियाँ नहीं खरीदेगी, कहीं पे भी इनके सेल्स पे अफेक्ट पड़ेगा। फिर थर्ड पॉइंट, रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं, दो ये सब कुछ इन हाउस लेते हैं, लेकिन इनकी जो इन हाउस कंपनीज हैं उनको भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस जैसे स्टील के डबल हो गए हैं एक साल में, ऐसे ही अगर और भी चीज़ों के, सेमीकंडक्टर के प्राइसेस, ये सब चीज़ें शॉर्टेज रहेगा या फिर प्राइस बढ़ेगा तो इनके टोटल प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क पड़ेगा। तो ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है।
नेक्स्ट कुछ टाइम में 1-2 साल का थोड़ा सा और इसको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, लेकिन कंपनी एक शिफ्ट पे आ चुकी है और कुछ टाइम में हो सकता है बहुत अच्छी ग्रोथ दे। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सजेशन नहीं है बाय करने का या सेल करने का। आप खुद अपना एनालिसिस करें और फिर डिसीजन लें। कोई और कंपनी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ लीव अ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।